दोस्तों एक शख्स रेड एंड एरिया में जाता है। वहाँ का गेट खुलता है और गेट खुलते ही सामने उसको तकरीबन 15 से लेकर 20 महिलाएं मिलती है। उन महिलाओं ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिसको देखकर कोई भी पुरुष उनकी तरफ आकर्षित हो सकता था। उन महिलाओं में इसकी नज़र एक महिला के ऊपर पड़ती है जिसको ये चयन करता है। वो महिला इसको देख के अपनी नज़रें झुका लेती है। ये उसको लेकर एक कमरे में जाता है और जब कमरे में जाकर जब उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, उससे बातचीत करता है, तो उसको मालूम ये लगता है कि ये उसकी ही बीवी है। वो ये जानकर बड़ा हैरान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है कि आखिर मेरी बीवी यहाँ तक कैसे पहुँची। दोस्तों क्या है उस लड़की की उस कोठे तक पहुँचने की कहानी, हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों ये बात है सन 2011 की। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला साहिल जो मुंबई के अंदर काम कर रहा होता है, कुछ दिन काम करने के बाद ये अपनी बीवी को फ़ोन करता है जो बेंगलुरु के अंदर रहती थी। मुंबई टू बेंगलुरु तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है ये। अपनी बीवी से बात करता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? ये बात सुनकर उसकी बीवी बड़ी खुश हो जाती है कि मैं तो चाहती यही थी कि मैं मुंबई जाऊँ, वहाँ के जो हीरो-हीरोइन वगैरह हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या उनकी लाइफ़स्टाइल है, वो सब चीज़ मैं देखूँ, घूमूँ-फिरूँ, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। तो वहाँ से साहिल कहता है कि मोहतरमा ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और मैंने आपकी इस दिन की टिकट कटा दी है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, आपको इस दिन ट्रेन पकड़ना है। साहिल की बीवी जिसका नाम होता है तानिया, तानिया अपनी पूरी तैयारी कर लेती है और तैयारी करने के साथ जिस दिन उसकी टिकट होती है, उस दिन बेंगलुरु के स्टेशन में जाकर बैठ जाती है। जब गाड़ी आती है, इस गाड़ी में जाकर वो बैठ जाती है, जहाँ उसकी बर्थ होता है, उस बर्थ पे बैठ जाती है और सबसे पहले फ़ोन मिलाती है अपने सासू-ससुर को और कहती है कि अम्मी-अब्बू मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से यहाँ बैठ गई हूँ। उसके बाद दूसरा फ़ोन मिलाती है साहिल को। साहिल वहाँ से कहता है कि आप आराम से बैठे रहो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर रास्ते में कहीं कोई सफ़र में कोई खाने-पिलाने के लिए दे, तो बिल्कुल मत खाना। तो उसकी बीवी साहिल कहती है, मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ, जो कोई भी चीज़ देगा और मैं खा लूँगी। तो ये बात सुनकर साहिल भी हँसने लगता है। बहरहाल अब इसकी ट्रेन खुल चुकी होती है और सफ़र इसका स्टार्ट हो चुका हुआ होता है। जैसे ही सफ़र कुछ आगे बढ़ता है, तो सामने की सीट पे 2 अनजान शख्स होते हैं जो एक-दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब धीरे-धीरे सफ़र आगे बढ़ता है, तो वो दोनों शख्स आपस में बातचीत करने लगते हैं और उसको ठीक सामने इस बर्थ के ऊपर ये तानिया बैठी होती है, जो चुप-चुप जो अगर किसी से बात करती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सास और ससुर से और सिर्फ़ अपने पति से। वो दोनों शख्स इनको देखते आ रहे थे क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, 1000-1200 किलोमीटर का सफ़र था, आखिर कब तक ये लोग चुप रह सकते थे। तो वो दोनों शख्स इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि, "बहन जी, लगता है आप पहली बार मुंबई जा रही हैं।" तानिया कहती है, "हाँ जी, मेरे वहाँ पर पति हैं और उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया है, मैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए ही जा रही हूँ।" तो दोनों शख्स कहते हैं, "बहन जी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम दोनों भी वहाँ मुंबई ही जा रहे हैं।" ये सुनकर तानिया भी थोड़ी खुश हो जाती है, उसको भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। बहरहाल सफ़र ऐसे ही आगे चलता रहता है। दोनों शख्स अपना कुछ सामान आपस में खाते हैं, इससे पूछते हैं भी, "बहन जी, आप कुछ खाइएगा?" तो ये तानिया साफ़ मना कर देती है, "नहीं, मैं अपना खाना लेकर आई हूँ।" उसके बाद तानिया भी अपना खाना निकाल लेती है खाने के लिए। जब तानिया अपना खाना निकालती है, तो वो दोनों उसके खाने की तरफ देखने लगते हैं। तो तान्या उससे पूछती है कि भाई साहब ये कुछ खाइएगा क्या आप? तो वो दोनों शख्स उसके खाने में से थोड़ा-सा लेकर खा लेते हैं और इस तरीके से उन दोनों का सफ़र सिलसिला चलता रहता है। जब मुंबई पहुँचने में तकरीबन 150 या 200 किलोमीटर के आस-पास बाकी रह जाता है, तो ये अपने पति को फ़ोन करती है, "साहिल बस आपसे मिलने के लिए ये 150-200 किलोमीटर की दूरी है, मैं आ रही हूँ।" साहिल कहता है, "बिल्कुल आप आइए, घबराइए मत, मैं सीधा स्टेशन अब पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर।" ये दोनों शख्स जो उस सीट के ऊपर बैठे हुए थे, अब इन दोनों में काफ़ी बातचीत हो रखी थी, तो फिर ये जाते हुए कहते हैं कि बहन जी आप चाय पिएँगी क्या? तानिया कहती है नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, अगर आप लोगों को पीना है तो आप लोग पी लीजिए। ये दोनों शख्स बाहर जाते हैं और 2 चाय की जगह पे 3 चाय लेकर आते हैं और 1 तानिया के लिए भी लेके आते हैं। वो काफ़ी जिद करने के बाद इस तानिया को भी वो चाय पिला देते हैं। तानिया को चाय पीने के बाद थोड़ी सी चक्कर आने लगते हैं और चक्कर आने के बाद के दौरान वो बेहोश हो जाती है। जब तानिया की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक कार के अंदर पाती है। कार बड़ी स्पीड से चल चल रही होती है और इस कार में वही 2 शख्स जो सामने वाली सीट के ऊपर बैठे हुए थे, वो लोग बैठे हुए थे और कार को एक तीसरा शख्स चला रहा होता है। ये हल्की-हल्की अपनी बेहोशी की हालत में होती है, उठती है और उससे पूछती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? जब ये दोनों शख्स पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये उठ चुकी है, तो उनमें से एक शख्स उसको जोरदार एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहो, ज़्यादा शोर करा तो हम तुम्हें और पिटाई करेंगे। इतना इतना कहकर वो शख्स एक गाड़ी को एक एरिया के अंदर लेके जाता है और उस एरिया के अंदर जाकर एक रेड लाइट एरिया होता है, जहाँ पर एक कोठा होता है। उस कोठे में इसको लेकर जाते हैं, उसको पकड़कर ऐसे इसी तरीके से लेके जा रहे थे, जैसे अगर कोई देखे तो उसे ये लगे कि ये इनके परिवार का ही है। हो सकता है कि इसी तरह ये लोग स्टेशन से भी इसको ऐसे ही लेकर
आए होंगे बाहर। तो लेकर उस कोठे के अंदर पहुंचते हैं। कोठे की मालकिन वहां पर बैठी होती है। वो मालकिन इस तानिया को देखती है। तानिया देखने में खूबसूरत थी और इसका सौदा जो होता है वो होता है 45,000 रुपए के अंदर। ये दोनों शख्स वहां से 45,000 रुपए लेकर वापस आने लगते हैं। उससे गिड़गिड़ाती भी है लेकिन ये लोग ठोकर मार के उसको वहां से निकल जाते हैं। तानिया वहां पर बहुत रोने चिल्लाने लगती है। तो ये जो कोठे की मालकिन होती है ये उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देती है, उसका हाथ पर बांध देती है और उसकी वहां पर खूब पिटाई करने लगती है। इधर साहिल जो अब उसको फ़ोन मिला रहा था स्टेशन पहुँचने के बाद, कई बार उसको फ़ोन मिलाता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि बस 150-200 किलोमीटर की तो दूरी रह गई थी जब तानिया के मेरे पास में फ़ोन आया था, लेकिन अब उसका फ़ोन बंद जा रहा है। वो काफ़ी खोजबीन करता है, काफ़ी तलाश करता है, लेकिन तानिया का कहीं कुछ पता नहीं। वो आरपीएफ वालों से भी वहाँ बातचीत करता है, जो रेलवे की पुलिस होती है उसको भी खबर देता है और साथ ही जो चौकी है वहाँ पर भी जाकर ये एफआईआर लिखवा देता है, लेकिन तानिया का कहीं कुछ पता नहीं लग पाता है। अब धीरे-धीरे दिन बीत रहा था, साहिल यहाँ पर परेशान हो रहा था और वहाँ पर तानिया जो कोठे के अंदर बंद थी, वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज़िद कर रही थी, लेकिन उस कोठे की मालकिन के आगे उसकी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उसको अब धीरे-धीरे खाना देना भी बंद कर दिया गया था। इस तरीके से 15 दिन बीत जाते हैं। 16वें दिन कोठे की मालकिन वहाँ पर जाती है और कहती है कि आज एक ग्राहक आ रहा है, तुम्हें बाहर निकल कर आना पड़ेगा, नहीं आओगी तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। बाकी लड़कियों से कह दिया जाता है कि तुम इसको क्या काम करना है समझा दो। बाकी लड़कियों से को कहती है तानिया, अब यहाँ पर तुम आ गई हो, यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। हम सब लड़कियाँ भी इसी तरह से यहाँ पर आई हुई थी, तो भलाई इसी में है और अगर आप अपनी जान की परवाह चाहती हो, तो वही काम करो जो ये मालकिन यहाँ पर कर रही है। बहरहाल अब तानिया भी टूट चुकी हुई होती है। वो भी अब उन लड़कियों की तरह कपड़े पहन कर तैयार होकर बाहर आ जाती है। इतने में एक ग्राहक आता है और ग्राहक उन सब लड़कियों में से जो पसंद करता है वो तानिया को पसंद करता है। वो तानिया को लेकर एक रूम में जाता है। जैसे ही कुंडी बंद करता है, तानिया रोने लगती है, तानिया चिल्लाने लगती है। लेकिन वो अब उसकी आवाज़ चिल्लाने की ऐसी होती है कि उसकी आवाज़ इस रूम से बाहर तक नहीं जा पाती। वो उस आदमी से कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे किस तरीके से लेकर आया गया है वो सारी कहानी इस शख्स को बता देती है। दोस्तों वैसे कोठे पर जाने वाला हर एक शख्स ईमानदार नहीं होता, हर एक शख्स शरीफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये शख्स शरीफ होता है। वो उसकी बात को सुनकर बड़ा ही पिघल जाता है और वो कहता है कि बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बात सुनकर तानिया खुश हो जाती है और वो शख्स कहता है कि बहन बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? तो तानिया कहती है कि मैं सबसे पहले अपने पति साहिल से बात करना चाहूँगी। यहाँ साहिल बड़ा परेशान होता है। 15 दिन बीत चुके होते हैं तानिया को, लेकिन तानिया का कहीं कुछ खबर नहीं। हर एक कोशिश यहाँ पर हर एक कोशिश यहाँ पर साहिल की बेकार हो चुकी होती है। एक अनजान नंबर से उसके पास से फ़ोन आता है। वो फ़ोन जैसे उठाता है वहाँ से आवाज़ आती है, हेलो मैं तानिया बोल रही हूँ। ये सुनकर साहिल बड़ा खुश हो जाता है और तानिया से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है कि तानिया तुम कहाँ हो? कैसे तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है? 15 दिन हो गए हैं, तुम कहाँ हो? तानिया बहुत रोने लगती है। तानिया कहती है मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ, किस रूम में हूँ, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी खबर नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी जानकारी वो शख्स उसको दे देता है जिसके फ़ोन से वो फ़ोन करती है। वो सारी कहानी उसको बता देता है, सारे उसको जो रेड लाइट एरिया में कोठा कहाँ पर है, वो सारा एड्रेस उस साहिल को बता देता है। अब साहिल ये सोचता है कि मैं किस तरीके से इसकी मदद करूँ। मैं पुलिस के पास में जाता हूँ, तो उनको मालूम लग जाएगा कि वो पुलिस यहाँ पर आ रही है, तो शायद कुछ जो कोठे के लोग हैं वो कुछ गलत कदम उठा सके, हो सके वो तानिया को नुकसान भी कर सकें। तो वो एक तरकीब बनाता है और तरकीब ये बनाता है कि वो खुद ग्राहक बनकर उस कोठे के अंदर जाता है और उस कोठे में जाकर हर एक लड़की का वहाँ पर चयन करता है, लेकिन सबको वो रिजेक्ट कर देता है। तब कोठे की मालकिन कहती है कि उस लड़की को लेकर आओ जो कल यहाँ पर आई थी, जो बहुत चिल्ला रही थी। जैसे ही उस लड़की को बाहर लेकर आया जाता है, दोस्तों ये लड़की तानिया ही होती है। तानिया इसको देखकर अपनी नज़र झुका लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। साहिल उससे कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए और तानिया को लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है। तानिया और साहिल जैसे उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं, दोनों आपस में लिपट कर बहुत रोने लगते हैं। साहिल भी उससे लिपट कर रोने लगता है और सारी की सारी उससे कहानी पूछता है। वो तानिया उसको सारी की सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी उसको बता देती है। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई और शख्स होता तो शायद वो अपनी बीवी के ऊपर शक करने लगता, लेकिन साहिल यहाँ पर अपनी बीवी पे शक नहीं करता बल्कि और उसके ऊपर तरस आ जाता है उसको और वो सोचता है कि मैं किस तरीके से अपनी बीवी को यहाँ से निकालूं, क्योंकि यहाँ से निकल कर जाना आसान बात नहीं था। अगर ये लोग भागने की कोशिश करते तो हो सकता था कि इनकी जान के ऊपर भी खतरा हो सकता था। साहिल तुरंत वहां से पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और उसको सारी की सारी कहानी बताता है। तो इस कहानी के अंदर मुंबई पुलिस भी सैल्यूट की हकदार है कि उसने उसकी कहानी के ऊपर यकीन करा और तुरंत भारी फोर्स के साथ में उस कोठे पर गई
और उस कोठे पे जाने के बाद वहाँ पर छापा मारा और इस एक रूम के अंदर तानिया और साहिल को मिला। तानिया की और साहिल की हालत जो थी वो देखने और दिखाने वाली थी। तानिया साहिल को लेकर बहरहाल उस कोठे से निकल जाता है और साथ ही पुलिस उस कोठे पर जो ऐसी लड़की जो मजबूरी में वहाँ पर आई हुई थी उन सबको वहाँ से निकाल लेती है। कोठी की जो मालकिन होती है उसको पकड़ लिया जाता है और इन कोठी की मालकिन के ज़रिए से वो शख्स जिन जिन लोगों ने तानिया को चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर यहाँ पर लेकर आए थे उसको भी पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बहुत सा ऐसे राज खुलते हैं जहाँ पर ये लोग ऐसे बस स्टैंड पर खाली गिद्ध की तरह ऐसे ही लड़कियों की तरफ देखते रहते हैं और उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। जो लड़की अकेली आती है, जो पहली बार आती है, उसको किसी तरह कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर या उसको कुछ और बातों में बरगलाकर यहाँ पर लेकर आया जाता था। दोस्तों पुलिस ने इस कोठे से तानिया, साहिल और बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जो वहाँ से मजबूरी में थे उन सबको आखिरकार बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इस कहानी के अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सफ़र में कोई भी कभी अपना नहीं होता। अगर कोई भी अनजान आपको कुछ देने या लेने की कोशिश करे तो बिल्कुल दूरी बना के रखें। तानिया ने भी तो ऐसे ही करा था। शुरू में वो शख्स अनजान थे लेकिन सफ़र के अंदर कब वो लोग बातचीत करते, अपनापन बनाने की कोशिश करते हैं मालूम नहीं लग पाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके सफ़र के अंदर अनजान से अनजान ही बन के रहा जाए। दोस्तों इस कहानी के अंदर इतना ही। ये सच्ची कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।